Good morning, student. Today I am going to start our new topic, that is development of resources, from the same chapter, that is resources and development, right? So let's see. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. रिसोर्सेस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल नीड्स में तो शेल्टर की बात की जाती है। रहने के लिए छत होना चाहिए, घर होना चाहिए, वो फिर पक्का हो या कच्चा हो, राइट। पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए और खाने के लिए खाना होना चाहिए, फूड होना चाहिए। सो दीज कम्स अंडर और फंडामेंटल नीड्स। लेकिन इसके अलावा भी आज मॉडर्न डेज में हमें एजुकेशन चाहिए होता है, और एजुकेशन के साथ साथ हमें और भी अलग अलग फैसिलिटी चाहिए होती है। एक अच्छी कंफर्ट वाली लग्जरी लाइफ के लिए घर में अलग अलग मशीनरीज को हम यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारे सोशल स्टेटस को जगह मिलती है। तो हमें सोशल स्टेटस को भी लेके चलना होता है। पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए भी हमें अलग अलग संसाधनों को यूज़ करना होता है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हमारी इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें अलग अलग रिसोर्सेज के ऊपर में डिपेंड होना होता है। तो आप इस पॉइंट को जब एलेबोरेट करोगे तो कॉपी में इसके एक एक उदाहरण ज़रूर लिखना है आपको। पिछले कुछ दिनों से ये मान्यता थी, और आज के दिनों में भी ये शायद मान्यता ही है कि रिसोर्सेज, जिसको हम संसाधन बोलते हैं, वो नेचर का गिफ्ट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिसोर्सेज नेचर का गिफ्ट है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ह्यूमन बीइंग्स ही एक रिसोर्स है, और हमें यह एबिलिटी होती है कि हम स्किल को डेवलप करें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, और जो नेचर में मटेरियल वस्तुएं प्रेजेंट है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करें। अगर ये नहीं होता तो देन हम ये नहीं बोल सकते कि दीज रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर। तो लेकिन ये लोगों के मन में भावना होने के कारण शुरुआत के दौर में ये सब हो रहा था, और यही भावना लोगों के मन में थी। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट हो गया था, जो कि आज के डेट में भी आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसको बोलते हैं हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। सो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके कारण ही आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिला। मतलब पहले ही हम देख चुके हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल टाइप के होते हैं या तो फिर नॉन रिन्यूएबल टाइप के होते हैं। तो ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ होगा वो एग्जैक्टली किस टाइप के रिसोर्सेज में देखने को मिला होगा। 101% नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टाइप में देखने को मिला होगा, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी ये है कि एक बार उनका कंजम्पशन शुरू कर दिया तो वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किसको मतलब किया गया, तो रिस्पॉन्सिबल उन लोगों को समझा जाता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लालची है और जिनके पास में बहुत ज़्यादा कैपिटल या कुछ एसेट्स है, मतलब मनी है उनके पास में। क्योंकि जिनके पास में कैपिटल होगा, मनी होगा, वही लोग तो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि ये हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में या किसी भी कंट्री में ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों का कि जिनके पास में कैपिटल नहीं है। तो शुरुआत के दिनों में अगर उन लोगों ने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया है तो वो डे बाय डे पुअर ही बनते गए, और वो लोग डे बाय डे रीच होते गए जिनके पास में शुरुआत के दिनों में कैपिटल था, और उन लोगों ने अपने ग्रीडी नेचर के कारण कुछ टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए उन्होंने रिसोर्सेज को और दूसरे रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया, और ज़्यादा इनकम की लालच में उन्होंने रिसोर्सेज का दोहन करना शुरू कर दिया, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये कहाँ पे पाई जाती है,
किस टाइप के रिसोर्सेज में पाई जाती है। अगर देखो एग्ज़ाम में आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 1 मार्क्स, तो ये 101% पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कभी भी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज अगर होता है तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हो ही नहीं सकता। अगर होता भी है तो वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, जो कि इन फ्यूचर उसको हम कवर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, सो उसका रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ पे अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर डिप्लीशन करने रिसोर्सेज का डिप्लीशन करने वाले अगर वेरी फ्यू ग्रेट इंडिविजुअल्स अवेलेबल है तो उन्हीं के पास में ये अकुमुलेशन हो रहा है। अकुमुलेशन हो रहा है मतलब स्टोरेज हो रहा है इन अ फ्यू हैंड्स विच टर्न्स डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिनके कारण हमारी ये जो सोसाइटी है यह सोसाइटी टू सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो कौन से टू सेगमेंट है? तो एक वो लोग थे जिनके पास में रिसोर्सेज थे, और वो एक लोग थे जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे। इन्हीं लोगों को हम रिच और पुअर बोलते हैं। तो जब ह्यूमन बींग्स, ये सब लोग जिनके पास में रिसोर्सेज है, इन्होंने जब इन रिसोर्सेज को इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया, उसके कारण अलग अलग ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो गया। इसके बारे में आपने साइंस में वगैरह बहुत कुछ पढ़ा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको इसका मेन कारण देखना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये पता है आपको, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है ये पता है आपको, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है ये भी पता है आपको, लैंड डिग्रेडेशन क्या है ये भी पता है, इसको कैसे रोकना है ये भी पता है शायद आपको। लेकिन इसका मेन रीज़न जो है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज? इसका मतलब ये है कि जब किसी समाज में, किसी देश में पर्टिकुलर क्लास के लोग ही रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करते हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेजेंट नीड। सो प्रेजेंट नीड इज व्हाट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल। आज की डेट में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वली करना या होना बहुत ही इसेंशियल हो गया। क्यों हो गया? फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर सभी लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, सभी लोगों के हक का रिसोर्स उनको देना है, और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट अगर चाहते हो आप तो ये करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा कि लोगों के समुदायों के बीच में सोशल डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा, और सोशल डिस्प्यूट नेशनल डिस्प्यूट बन जाएंगे, और नेशनल डिस्प्यूट फिर कुछ दिनों के बाद में ग्लोबल डिस्प्यूट भी बन सकते हैं। और इसकी वजह से जो ग्लोबल पीस है, तो ग्लोबल पीस के पीसेस होने में कुछ देरी नहीं होगी। एंड इन द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स, और ये जो आज की डेट में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड चल रहा है, ये अगर नहीं रुका तो हमारा प्लेनेट 101% डेंजर वाली सिचुएशन है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि आपको तो पता ही है, वैसे इन पास्ट हमने 2 वर्ल्ड वॉर हम लोग देख चुके हैं, और जिसके इम्पैक्ट भी बहुत बुरे हमने देखे। आने वाले समय में अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो शायद पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर एटॉमिक बम वगैरह है, इसको हाइड्रोजन बम वगैरह बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक ही समय में, एक ही दिन में पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। सो सभी कंट्रीज़ को ये सोचना होगा कि जो रिसोर्सेस है उसको पाने के लिए जो उनके बीच में रेस चल रही है, इस रेस को कहीं ना कहीं पे रोकना होगा उन लोगों को। तो सॉल्यूशन में देखते हैं एक्चुअली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। वेरी आसान है कि हम रिसोर्स प्लानिंग कर ले। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है
कि जो संसाधन आपके पास में है, तो आपको सोचना होगा कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है और कितना खर्च करना है। आपको ही पता होगा कि आपके देश की, आपकी सोसाइटी की पॉपुलेशन कितनी है और उसकी नीड्स कितनी है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आपको रिसोर्सेज को क्या करना होगा, खर्च करना होगा, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसी में से बचाना होगा, या तो फिर कुछ अल्टरनेटिव भी आपको देखने होंगे। सेकेंड थिंग इज गारंटी ऑफ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब आपके देश में, आपकी सोसाइटी में जो भी फ्लोरा या फोना है, मैं वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या तो फिर फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको हम नेचुरल वेजिटेशन भी बोलते, तो इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है, जो भी ट्रीज है, प्लांट्स है, सबको जीने का अधिकार देना होगा आपको। मतलब इनकी जो क्वांटिटी कम हो रही है, तो इनकी क्वांटिटी की वजह से आज इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो चुका है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इनकी लाइफ की गारंटी देना होगा। इसी को बोलते हैं हम guarantee of sustainable existence, right? And the third is सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी अभी दो पॉइंट जो डिस्कस किए मैंने, उसी का निचोड़ है, राइट? इन्हीं इन दोनों पॉइंट का मिला जुला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक्चुअली जब कोई सोसाइटी, कोई देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है और डेवलपमेंट की प्रोसेस में निरंतर डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे सिचुएशन में एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना होता है, और जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स होती है उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इस तरह होती है कि एनवायरमेंट का डैमेज ना हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और आने वाली जो पीढ़ी है उनके नीड्स के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। मतलब आप संसाधनों को यूज़ करो, रिसोर्सेज को यूज़ करो, उनका यूटिलाइजेशन करो, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखो कि फ्यूचर के जनरेशन को भी उसको यूज़ करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको कि आप अभी उसको यूज़ कर लो जितना चाहो उतना, आने वाली पीढ़ी अपना देख लेंगी। बिल्कुल ये नहीं सोचना है आपको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली इसमें देयर आर थ्री पिलर्स, आगे जाके थोड़ा बात करेंगे हम। एक तो आपका इकोनॉमिक पिलर होता है, दूसरा आपका एनवायरमेंटल पिलर होता है, और तीसरा आपका सोशल पिलर होता है। तो इन्हीं तीन पैरामीटर के ऊपर में देयर आर दिस थ्री पैरामीटर्स, और इन थ्री पैरामीटर्स के ऊपर में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करना होगा। सो जब सभी दुनिया के लीडर्स जो है उनको हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में चिंता होने लगी, तब उन लोगों ने 1992 में रियो डी जनेरियो अर्थ समिट बुलाई, और वहाँ पे कलेक्टिवली उन लोगों ने कुछ डिक्लेरेशंस किए, जिसको हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट बोलते हैं। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड्स एक जगह पे आए, जिस जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक म्यूनसिपालिटी है ये, for the first international Earth Summit, and the summit was convened for the addressing urgent problems of environment। और इस समिट में उन प्रॉब्लम्स के ऊपर में फोकस किया गया था जो एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए एक खतरा थी, एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। और ग्लोबल लेवल पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो समस्याएं थी उनके साथ में एक साथ आके लड़ने के बारे में इस समिट में डिक्लेरेशन किया गया। सो द assembled leaders signed the declaration on global climate change and biological diversity। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाली जो सिचुएशन बनी हुई है
और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने अभी भी बात की थी फ्लोरा और फौना के बारे में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग देश, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है। तो इनके जो क्राइसिस है, इन क्राइसिस को ओवरकम करना या बिल्कुल ही इनको रिमूव कर देना, इनके सिलसिले में इनके बारे में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया इन more than 100 heads of the state. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle, और इस कन्वेंशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया बाय अडॉप्टिंग द एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। और ये टारगेट रखा गया कि 21st सेंचुरी में पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए। और इसके लिए एजेंडा 21 में कुछ खास चीज़ें भी दी गई, लेकिन ये सब समझने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था, इट फोकस ऑन द मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज कंपोज ऑफ 3 पिलर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल, आर नोन एज इनफॉर्मली एज प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। देखो, जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तब प्रॉफिट की बात की जाती है। सब लोग लगे हुए हैं कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इस चक्कर में हमने हमारे एनवायरनमेंट का बहुत कुछ लॉस किया है। देन आफ्टर जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट की बात एनवायरनमेंट में ही होती है, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंटल आज इशू है, जैसे पोल्यूशन है इसमें, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लैनेट का नुकसान हो रहा है। एंड जब हम सोशल बात करते हैं तो सोसाइटी में पीपल रहते हैं, हम रहते हैं, तो सोशल क्या लॉस हो रहा है हमारा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों को हम मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है जिसकी वजह मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो, लेकिन इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस क्रिएट ना हो। हमें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन प्लैनेट को भी बर्बाद नहीं करना है, उसको भी बचाना है। और हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन लोगों के बीच होने वाले जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को भी रोकना पड़ेगा। सो हियर आर सम की वर्ड्स to understand this concept, that is sustainable. Sustainable means able to be maintained at certain rate or level. Summit, meeting between heads of government. Declaration or written public announcement of intentions or of the term of the agreement. Convention, that is agreement covering particular matter, especially one less formal than treaty. So these words are very important words. You have to learn this word, and then after you read this topic again once. So next is what agenda 21. So what is the agenda 21? It is the declaration signed by वर्ल्ड लीडर्स। जैसे कि मैंने अभी अभी कीवर्ड्स में बताया व्हाट इज डिक्लेरेशन, तो ये दो या दो से अधिक गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। जैसे कि अभी मान लो कि इकोलॉजिकल क्राइसिस के ऊपर में इंडिया को काम करना है, तो इंडिया और इंग्लैंड एक साथ में कैसे काम करेंगे, क्योंकि क्राइसिस अगर इंडिया में है तो इंग्लैंड इसमें ठीक है इकोनॉमिकली हेल्प कर सकता है, लेकिन मान लो कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, या ऊपर में चाइना है या अफगानिस्तान, हाँ इनके साथ में आप जॉइंट डिक्लेरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो लैंड है इसमें सिर्फ बॉर्डर का ही डिस्टेंस है, राइट। तो आपके और उनके प्रॉब्लम एक जैसे हो सकते हैं, तो आप साथ में आके इकोलॉजिकल क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हो। सो एजेंडा 21 इज साइन बिटवीन द among the world leaders in 1992 at the UNCED office, which is at the Brazil, which is in the Brazil.
So what is UNCD, United Nations Conference on Environment and Development, ये याद रखना होगा आप लोगों को. एंड टू प्लेस एट द रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. मैंने पहले भी बताया, बहुत लोग इसको उसकी कैपिटल समझ लेते हैं, but this is not the capital city of Brazil. This is the municipality in Brazil. Right. So what is the aim of Agenda 21? Its aim is achieving global sustainable development. मतलब ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना. Already I have told here what is sustainable development, and what is how to achieve this global sustainable development. एजेंडा टू कॉम्बैट. तो हमें लड़ा लड़ना है इस एजेंडे के थ्रू. किसके साथ? सो द फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना होगा. पॉवर्टी को रोकना होगा, या पॉवर्टी को एलिवेट करना होगा, इसको रिमूव करना होगा. बिकॉज environmental damage and poverty just like chronic disease. And the third one is the diseases through the global cooperation on common interest. जैसे कि आज तक हमने बहुत सारी बीमारियों को कोऑपरेशन से पूरी दुनिया में से रिमूव किया है. आपको पता होगा अलग अलग जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड वगैरह दिया जाता है, और मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, या एड्स वगैरह हो गया, ऐसे अलग अलग डिसीजेस के अगेंस्ट में कॉम्बैट किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपको आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको लेके चलना होगा. उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स होती है, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आपको उनको फंड देना होता है, या आपको मदद करनी होती है, ताकि आपकी नेबरिंग कंट्रीज भी इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, and so on. So what is the objective of this Agenda 21? The objective of Agenda 21 is every local government should draw its own local agenda. कि किसी भी देश में या कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसके डैमेज को रोकने के लिए और एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए खुद की एक पॉलिसी को चलाना होता है. तो इट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21. सो द नेक्स्ट इज वाई रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो इस रिसोर्स प्लानिंग को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो. दैट्स वाई इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, एंड इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया. और इंडिया जैसे कंट्री में इस स्ट्रेटेजी को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे. इसका कारण क्या है कि इंडिया हैज़ अ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि इंडिया के अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. So there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं आपको, तो उसके कारण वह स्टेट या रीजन रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. तो कुछ रीजन या कुछ स्टेट में इतने भी रिसोर्सेज उनकी ज़रूरत के नहीं होते हैं, तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं. तो जैसे कि मान लो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है,
तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश आज भी बैकवर्ड स्टेट में आता है। जैसे कि राजस्थान या गुजरात की बात करते हैं तो वेस्टर्न साइड में उसके सोलर और विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा संभावना होने के बावजूद भी कुछ इकोनॉमिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की न होने के कारण हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर हम बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्रा की करते हैं या तो फिर छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया या मैग्नीज हो गया या कोल हो गया। तो उसके कारण उस एरिया में आपको स्टील प्लांट देखने को इजीली मिल जाएंगे। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि इस एरिया में जहाँ पे ये मिनरल्स मिलते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होने के कारण बैकवर्ड कम्युनिटीज़ पहले से ही है, और किसी इंडस्ट्रियल प्लांट को डेवलप करने के लिए तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किलफुल लेबर होनी चाहिए, और दूसरी बात कैपिटल भी होना चाहिए। वो सब वहाँ पे अवेलेबल न होने के कारण कभी कभी आपको जैसे बेंगलोर हो गया या तो फिर नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे दूसरी जगह पे भी ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे रिसोर्सेज न होते हुए भी वो एरिया इकोनॉमिकली डेवलप हो जाता है। तो ये सब डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। तो देखते हो कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं और नहीं मिलते। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैक्सिमम आपको कोल मिल जाएगा, आयरन, मैग्नीज, जिसकी मदद से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुका है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी मिल जाएगी। जब हम लद्दाख की बात करते हैं, जैसे कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में ये पार्ट आता है, तो वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है। नहीं तो वहाँ पे तो ग्लेशियर ही है, लेकिन बाकी संसाधन न होने के कारण ये एरिया भी बैकवर्ड एरिया में आता है। सो देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। एक्चुअली रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। यहाँ पे आने वाले सभी वर्ड्स को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और बार बार पढ़ना है, ताकि आंसर लिखते समय ये एज इट इज़ आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन में आपको पहली बात तो रिसोर्सेज की पहचान करनी होगी कि कौन से रिसोर्स कहाँ पे मिलते हैं, और उसके बाद में उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना होगा। लेकिन ये सब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वे करना होगा, वहाँ तक जाना होगा, आपको घूमना होगा, सब देखना होगा। इसमें और भी चीज़ें आती है। उसके बाद में मैपिंग करना होगा, एग्जैक्टली उसके मैप्स बनाना होगा, मैप पे उसको लोकेट करना होगा। और इसके अलावा वहाँ उन जो रिसोर्सेज को आपने मैप किया है, सर्वे किया है, उसकी क्वालिटी को भी चेक करना होगा, और क्वालिटी को चेक करने के बाद में आपको उसकी क्वांटिटी का भी एस्टिमेशन लगाना होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं करोगे और डायरेक्ट अगर किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहोगे आप, तो इट मे बी अ डील ऑफ ग्रेट लॉस हो सकता है आपके लिए। सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द getting resources from any region, right? So second thing is what? Second thing is evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. एक बार अगर मान लो कि आपने सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल कि जैसे यूपी में अभी सोनभद्र गोल्ड माइन का सर्वे हो चुका है, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो चुका है, और गवर्नमेंट को अभी पता लग चुका है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी, उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि देयर इज़ द 3500 टन्स गोल्ड इज़ अवेलेबल। तो ये थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट हो गया था, और बाद में फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि देयर इज़ ओनली 100 to 200 किलोग्राम गोल्ड इज देयर। तो पहली वाली नंबर क्या थी? पहली वाली नंबर मेटल अलॉय के बारे में थी, नॉट अबाउट प्योर गोल्ड, राइट? सो ये होता है कि सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन
प्रॉपरली एनालिसिस होना चाहिए, राइट। नहीं तो आप जहाँ पे रिसोर्सेज निकालने जाओगे वहाँ पे खर्चा ही इतना आ जाएगा आपको कि बाद में उसका यूटिलाइजेशन करना ही आपके लिए ठीक नहीं होगा, राइट। सो जब भी इन जगहों से रिसोर्सेज को निकालना होता है और इंडस्ट्री तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए आपके पास में स्ट्रक्चर का प्लानिंग करना होता है, और स्ट्रक्चर वहाँ पे सुटेबल एजुकेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल लेवल होना चाहिए, और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हो। हमने रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज में ये सब देखा था, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। आपको ये भी देखना होगा कि आपके देश में जगह जगह पे अलग अलग रीजन में और भी कुछ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन करके आपको इस प्लान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, राइट। So here is also a keyword, and you have to note these all keywords from this slide. So what is mean by inventory, complete list of stock, और stock की definition हम लोग देख चुके हैं. And second is the surveying, the work of examining and recording. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमको ये पर्टिकुलर रीजन में जाके अगर पता चला है कि यहाँ पे मान लो गोल्ड है, तो आपको एग्जामिन करना होगा उन सभी रॉक्स का, और रिकॉर्ड भी करना है कि मतलब यहाँ पे कितने क्वांटिटी में ये रॉक है, और इस रॉक में गोल्ड किस प्रपोर्शन में है, तो ये सब देखना होता है। दिस कम्स अंडर द सर्वेइंग। एंड देन आफ्टर मैपिंग, रिप्रेजेंट ऑन मैप, आपको मैप करना होता है कि किस जगह से कहाँ तक ये रॉक फैले हुए हैं, ताकि हम माइनिंग करते समय में सही दिशा में माइनिंग कर सके। And qualitative relating to a size, appearance, value, अलग अलग प्रॉपर्टी को चेक करना होता है उस रिसोर्सेज की, उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड देन आफ्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मेजर बाय द क्वांटिटी, क्वांटिटी उसकी चेक करनी होती है कि अगर कुछ रिसोर्स है तो किस क्वांटिटी में है। जैसे सोनभद्र के बारे में गलत रिपोर्ट आ गया था कि वहाँ पे गोल्ड 3500 टन का है, तो इट वाज अबाउट एक्चुअली गोल्ड अलॉय, नॉट अबाउट द प्योर गोल्ड, राइट। और उसके बाद में रिपोर्ट आया कि 100 to 200 kg वहाँ पे गोल्ड है। सो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस बराबर होना चाहिए। देन आफ्टर द एस्टिमेशंस, रफ कैलकुलेशन ऑफ वर्थ, नंबर, वैल्यू, एक्सेट्रा, और इन सभी चीज़ों का पता करने के बाद में एक एस्टिमेशन लगाना होता है कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी इतने क्वालिटी की है, और उसको निकालने के लिए ये टेक्नोलॉजी लगेगी, इतना स्किल लगेगा, इतना इंस्टीट्यूशनल एफर्ट लगेगा, और इसका वर्थ इतना है। तो इससे हम हमारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के बाद में ही हम एक गेस कर पाते हैं कि हमारे पास में इतनी डिमांड है और सप्लाई इतना है, तो इतना ही प्रॉफिट हम यहाँ से कर पाएंगे। सो प्रॉफिट के टू कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट, ये सब कर यहाँ पे इन सभी चीज़ों का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज इंडोर, प्रोवाइड विथ क्वालिटी, एबिलिटी और एसेट्स। आई होप इन वर्ड्स की मदद से आप रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो द नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। कि इंडिया में अब तक हमने देखा कि रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन डिफरेंट region. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launch after independence. जब से हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी के तुरंत बाद जो गवर्नमेंट का फर्स्ट 5-year प्लान बना था, तो उसी प्लान से इंडिया में जहाँ जहाँ पे जो जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके प्लानिंग की शुरुआत की गई, ताकि इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इट वाज द एजेंडा, राइट। सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन हिंडर द डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सेटअप प्रॉपरली न होने के कारण
भले ही हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ डिसाइड किया होगा कि इस रेट से हमें डेवलपमेंट करनी है, उस रेट से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो ये बात यहाँ पे समझनी होगी कि आज की भी डेट में जो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी या तो फिर सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप हमारे यहाँ पे न होने के कारण ये सब डिफ़िकल्टीज हमको डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। Plenty of resources are available in economically backward area। जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है हमारे इंडिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात की मैंने, कुछ फॉरेस्ट वाले एरिया की बात की जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, फिर भी वहाँ पे वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि जो पैरामीटर नेसेसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनमें से कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे न होने के कारण वो जो एरिया है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है आज भी। And on the contrary, there are some regions which have poor resources but they have economically developed। और इसके ठीक उल्टा ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होने के बाद में भी वो इकोनॉमिकली डेवलप है। तो ऐसे 2-4 एग्जांपल आपको ढूंढना है और मुझे मैसेज करना है कि आपने कौन से उदाहरण यहाँ पे फाइंड किए। So the history of the colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invader। अगर आप colonization की हिस्ट्री देखते हो तो जहाँ जहाँ पे दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ की कॉलोनीज थी और उन्होंने वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया हुआ था, तो ये फॉरेन इन्वेडर्स जो थे उनके अटैक के लिए एक अटैक का एक कारण है। तो जैसे कि इंडिया में पता ही है आपको, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, उनकी अटैक हुए। तो इसका कारण ये कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की संभावना थी और उन लोगों ने अटैक करके यहाँ से बहुत बार उन रिसोर्सेज को लूट के लेके गए। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit the resources of other regions and establish their supremacy over the colony। जैसे कि हमने पहले ही इस कॉन्सेप्ट को देखा है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो कॉलोनीज कंट्रीज ने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, तो आपको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, यूरोप में हुआ, और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ठीक ठाक फ़ायदा उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ के लिए उठाया, जो वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और इसी वजह से सभी कॉलोनीज़ में उनकी सुप्रीमेसी उन लोगों ने इस्टेब्लिश की। जैसे कि इंडिया में भी 150-200 सालों तक उन्होंने ये किया। हमारे यहाँ पे जैसे उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके यहाँ पे रेलवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया ताकि वो ट्रेडिंग आराम से कर सके। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। और इसीलिए हम ये तब तक नहीं बोल सकते कि रिसोर्सेज तब तक कंट्रीब्यूट नहीं करता है डेवलपमेंट में जब तक उस एरिया में टेक्नोलॉजिकल या तो फिर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती है। कि मान लो कि आपको अभी अरुणाचल प्रदेश में एक आधा कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला प्लांट लगाना है या कुछ भी इंडस्ट्री वगैरह लगाना है, तो वहाँ पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल सेटअप आप इस्टेब्लिश नहीं करते हो, डेवलप नहीं करते हो, तब तक वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को आप यूज़ ही नहीं कर पाते हो। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। and India has experienced all these in different phases of colonization। और ये सब चीज़ें इंडिया ने अलग अलग colonization के पीरियड में देखा है, अलग अलग फेजेस में अनुभव किया है। इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स मतलब हज़ारों सालों पहले से यहाँ पे अटैक हुए और यहाँ पे जैसे वेस्टर्न कंट्री फ्रेंच आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश आए, इन सभी लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इंडिया के ऊपर में
इंडिया के साथ में ट्रेड किया और बाद में टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट करते करते इन सभी चीज़ों को यहीं पे छोड़ के गए और आज जो आप डेवलपमेंट इंडिया में देखते हो वो इसी का एक कारण है। So, therefore, in India, development in a general and resource development in a particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। और इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट में समझाने की कोशिश की है कि इंडिया में ये सब चीज़ें अपने आप नहीं हुई है। जैसे पोर्तुगाल, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए, उन्होंने ही यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सेटअप खड़ा किया, उन्होंने ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया शुरुआत के दिनों में। और उसी के कारण आज यहाँ पे जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको आज हम यूटिलाइजेशन में प्रॉपर ला सके और हमारे नेशन की जो ग्रोथ हो रही है तो वही वो एक प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो इसीलिए जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो रिसोर्स प्लानिंग करते समय इन सभी बातों को भूल नहीं सकते। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ठीक तरह से अगर इंडिया में इस मॉडल को अडॉप्ट करना है तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो विच थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग टू द रिसोर्सेज, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. So, unevenly consumption of resources and overutilization of resources always creates the socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji said, there is enough for everybody's need and not for anybody's need। गांधी जी ने कुछ सालों पहले ही ये कहा था कि यहाँ पे सबके ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के ग्रीड को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो गांधी जी ये समझते थे कि आज जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबल लेवल पे है इसका कारण वो उन्हीं लोगों को मानते जो ग्रीडी और सेल्फिश है। और ये इस फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि जो प्रोडक्शन होता है वो कभी किसी इंडिविजुअल द्वारा नहीं होना चाहिए ताकि वह प्रोडक्शन मासेस द्वारा होना चाहिए। वी कैन से ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। मतलब कोई अकेला व्यक्ति ही सब कुछ मैन्युफैक्चर ना करे तो सब कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड होता है वो बहुत सारे लोगों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जो रिसोर्सेज होते हैं वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। सो हियर इज द होमवर्क फॉर यू। There are 7 questions and you have to solve this in your copy। So first is what is sustainable development? Second, what are the problems of indiscriminate use of resources? Third, why equitable use of resources is important today? Fourth is what is Agenda 21? What is the process of resource planning? And sixth is India has made a concerted effort for the achieving the goal of resource planning right from the last 5 years plan launch after independence। इसको जस्टिफाई करना है आपको। हाउ विल यू कंजर्व द रिसोर्सेज, सजेस्ट सम मेजर्स। सो
See you in the next video. आई होप कि ये वीडियो आपको लेसन को समझने में मदद करेगा।